हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, अपने इग्नू एमए सोशियोलॉजी की सीरीज में हम लोग एमएसओ 1 में यूनिट 1-2 कंप्लीट करके यूनिट 3 पे पहुंच चुके हैं। अभी एग्जाम की डेट आउट नहीं हुई है आप लोगों की, तो कोशिश करते हैं कि डिटेल में जितना सिलेबस हो सकता है उतना सिलेबस फॉर्म में कंप्लीट करें। एंड एग्जाम की डेट आउट होते ही हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपकी रिवीजन जो है वो एकदम फास्ट हो जाए और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन, मतलब जितने हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 20 मार्क्स 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, हम लोग 100 मार्क्स लेने की रेस में दौड़ पड़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक ऑलरेडी चैनल पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में वीडियोस अवेलेबल हैं, यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो, आप उन्हें देख सकते हैं और उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहां से भी आपका काफी कुछ एग्जाम का कंसेप्ट कवर हो जाएगा। बट यस, हम लोग डिटेल में भी साथ साथ एक्सप्लेनेशन करके चल रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट जो आगे सोशियोलॉजी को और आगे फर्दर पीएचडी वगैरह में यूज करना चाहते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने सोशियोलॉजी को यूपीएससी में ऑप्शनल लिया है उनके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने अगस्त कॉम्टे के बारे में पढ़ लिया था कि ये कैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट है, इनिशियल नींव इन्होंने सोशियोलॉजी की एज अ सब्जेक्ट कैसे रखी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग दो सोशियोलॉजिस्ट की और बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एमिली डर्केम और कार्ल मार्क्स। देखिए, इनके बारे में ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इनकी सारी थ्योरीज ही इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, जस्ट जिक्र कर रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत मीनिंग भी उनका आपको बता के चल रही हूँ। बट क्या इम्पैक्ट रहा, बहुत डिटेल एनालाइज हम उस कंसेप्ट का नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो इस चैप्टर का यहाँ पे पार्ट नहीं है। वो बीए में हम लोग देखेंगे, बीए की जो आपका पार्ट है बीए के सब्जेक्ट में देखेंगे, या फिर वो हम और किसी चैप्टर में जब इंक्लूड होगा तब वहाँ पे कवर करेंगे। अब यहाँ पे बात की जाती है एमिली डर्किम। देखिए, एमिली डर्किम का टाइम पीरियड यहाँ पे 1815 से 1917 लिखा है, याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एमिली डर्किम एक फ्रांस के सोशियोलॉजिस्ट थे। डर्किम ने क्या करा, अगस्त कॉम्टे के बाद, जब अगस्त कॉम्टे का टाइम पीरियड ओवर हुआ, अगस्त कॉम्टे ने एक तरीके से अपनी सारी थ्योरीज कवर अप करी, अपना लाइफ स्पेन खत्म करा, उसके बाद सोशियोलॉजी को आगे एज अ सब्जेक्ट कैरी फॉरवर्ड करने वाले, एज अ सब्जेक्ट यूज करने वाले, लोगों में पॉपुलराइज करने वाले कौन रहे? एमिली डर्किम रहे। अब एमिली डर्किम ने क्या क्या बातें की हैं? एमिली डर्किम ने देखिए एक बुक लिखी है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। सो इस बुक में इन्होंने बहुत सारे सोशियोलॉजिकल टर्म्स कंसेप्ट की बात की है। अब इनके कुछ फेमस टर्म्स एंड कंसेप्ट जो हर बार हमें यूज करने होंगे, डर्किम से रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट हो, कुछ एग्जाम्पल कोट करना हो, हम इनके कंसेप्ट जरूरी नहीं है आप आंसर में समझाओ, बट यस इनका जो भी स्टडी है आप उसका नाम यूज कर सकते हो। लाइक डर्किम ने सोशल फैक्ट के बारे में बात की, सामाजिक तथ्यों के बारे में बात की, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है, श्रम विभाजन किस तरीके से हो रहा है, इन्होंने सोशियोलॉजिकल फैक्ट में बात की है। वहीं पे आपके एडम स्मिथ और भी जो हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की इकोनॉमिक सेंस में बात की है, इकोनॉमिक्स के वे में बात की है। वहीं इन्होंने थ्योरी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत के बारे में भी बात की है, जिसके लिए इन्होंने सोशल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। सोशल फैक्टर मतलब क्या है? जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है। मेरे माइंड में मैं कुछ सोच रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक मिरर थ्योरी होती है, उसमें क्या होता है, आप मिरर में अपने आप को उस तरीके से देखते हो जिस तरीके से सोसाइटी आपको देख रही है। लाइक आपको लग रहा है लोग क्या सोचेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, व्हाट विल द पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे, तो हम लोगों के हिसाब से, ये नहीं कि यार मुझे फिट रहना है। देखिए 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि ये नहीं कि हमको फिट रहना है इसलिए लोग मोटा कहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी और भी होती हैं। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोग क्या कहेंगे के बेसिस पे आप अपने आप को जज करने लगते हो, आप अपने आप को ढालने लगते हो। तो यही चीज डर्किम ने बोली है कि ये जो फैक्ट होती है ये वही बाहरी चीज है जो कि आप पे जबरदस्ती, कोरोसिव मतलब क्या होता है, फोर्सफुली ना, कोरोसिव होते हैं कि जबरदस्ती आपको ये काम करना पड़ रहा है, वेदर यू वांट और नॉट, वेदर यू लाइक और नॉट। तो ये चीज को सोशल फैक्ट बोला है डर्किम ने। उन्होंने कहा हर बार इंसान, देखिए इसी को इन्होंने सुसाइड में भी लिंक करा है कि सुसाइड करने के रीजन हमेशा ऐसे नहीं होते कि पर्सन अंदर से जो चीजें हैं, उसकी इंटरनल जो चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सुसाइड के बहुत सारे रीजन ये होते हैं कि बाहर के जो फैक्टर हैं ये हम पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। मेल्स पे प्रेशर होता है, मेल्स पे प्रेशर होता है, दे हैव टू गो आउट एंड दे हैव टू अर्न, और उनको फैमिली चलानी है। जॉब चली गई, लंबे समय तक जॉब नहीं है, 28-30 तक कोई जॉब नहीं लगी है और स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, कितना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, पीपल डाई ड्यू टू दिस। लोग बचने के लिए, लोग इन सब चीजों से परेशान होकर ओवरथिंकिंग करके दे कमिट सुसाइड।
तो व्हाट इज द थिंग, ये प्रेशर किसका क्रिएट किया हुआ था, ये प्रेशर सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ था, आउटर फोर्सेस का क्रिएट किया हुआ था, जो आपको इंटरनली इम्पैक्ट करा। तो डर्केम ने क्लियर कट किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, सोशल फैक्ट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। समवेयर आउट कहीं ना कहीं और भी बात करेंगे इन चीज़ों की, बट यहाँ पे सोशल फैक्ट का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं कि सोशल फैक्ट होते क्या है। सोशल फैक्ट वो एक तरीके से कि आप क्या फील कर रहे हो, आर द वे ऑफ फीलिंग, आप क्या सोच रहे हो और आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, कॉमनली स्प्रेड अमंग द पीपल, एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। ये बात ध्यान रखनी है, अभी बोला एक्सटर्नल होते हैं, ये सोशल फैक्ट आपके अंदर से नहीं क्रिएट होते, बाहर की जो सोसाइटी है, बाहर के जो फैक्टर हैं वो इस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड एक्सरसाइजिंग अ कंस्ट्रेंट अपॉन हिम। कंस्ट्रेंट मतलब रोक लगाते हैं कि ये चीज नहीं करनी, चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हम रात को 1 बजे घर पे आए हैं, व्हाट विल द पीपल्स थॉट, लोग क्या सोचेंगे, हम शॉर्ट ड्रेस पहन के अगर यहाँ से निकल के जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, किस तरीके की लड़की है, ये चीज होती है, इसलिए हम पहन के नहीं निकले हैं, इसलिए हम वो चीज पहन के नहीं निकले हैं। अगर हमें पहननी भी है तो हम जिस जगह गए हैं हमने वहां कहीं और ड्रेस चेंज करी है। मोस्टली आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा होता होगा बहुत लोगों के साथ, ठीक है। ये चीजें क्या है, आपकी बहुत सारे फैक्टर पे क्या लगाती हैं, रोक लगा देती हैं, कंस्ट्रेंट लगा देती हैं। क्या, जो चीजें एक्सटर्नल है, क्या एक्सटर्नल है, आप जिस तरीके से फील कर रहे हो, आप जिस तरीके से एक्ट करोगे। और इस टर्म को डरकिम ने क्या बोला, इस टर्म सो सॉरी फॉर दिस गाइस, अब मैं वीडियो दोबारा से इसको स्टॉप करके दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट वीडियो से आई कंसीडर कि मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ। ओके, सो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज मैं वीडियो अब स्टॉप करके दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर पाऊंगी और ये साउंड एडिट भी नहीं हो पाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम हो जाएगा थोड़ा सा, और टाइम कम है, तो इसलिए आई होप यू गाइज विल मैनेज विद दैट साउंड, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसी टर्म को डरकिम ने क्या बोला, सोशल फैक्ट बोला। अब हम देखेंगे सोशल फैक्ट जो है कब पहचान में आते हैं, जब हम उनके अगेंस्ट जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी ने ये रूल बना रखे हैं, जब हम शॉर्ट ड्रेस पहन के निकले 4 लोगों ने बातें करी, जब हम 1 बजे घर पे वापस आए 4 लोगों ने बातें करी, तो वो एक तरीके से जब आप कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है, जब हमने किसी और कास्ट में मैरिज कर ली, राइट, जब हमने मतलब किसी और कास्ट, किसी और रिलीजन में जाके आपने मैरिज कर ली, जब मेरे घर में सब डॉक्टर हैं या मेरे घर में सब सरकारी जॉब वाले हैं और मैंने अलग जाके कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, तब पता चलेगा कि लोगों ने क्या फैक्ट जो है वो सेट कर रखे हैं। तो सोशल फैक्ट पता तभी चलते हैं व्हेन यू गो अगेंस्ट देम, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाते हो, क्योंकि लोग आपको पीछे खींचते हैं, लोग आपको सेम डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी आइडियोलॉजी देके, और वही आइडियोलॉजी हमें बताएगी कि सोशल फैक्ट क्या है। अब सोशल फैक्ट को सोशल एनालिसिस के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, सबसे पहले तो आपको सोशल फैक्ट को क्या मानना है, एज अ थिंग मानना है, एक ऑब्जेक्ट मान के चलना है। उसके बाद आपका जो एक सोशल फैक्ट है वो किसी और सोशल फैक्ट को, मतलब जो उससे पहले चलती हुई चीज थी उसको एग्जाम्पल लेके उसको एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में सारे ही गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और एक पर्सन जो है वो अपना काम स्टार्ट कर रहा है, कोई और एम्प्लॉयमेंट कहीं और जाके जॉब कर रहा है, तो ये चीज क्या हुई, एक सोशल फैक्ट को हमने एक्सप्लेन करा जो पहले सोशल फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था उससे। तो आप क्या लोगे, आप रेफरेंस लोगे प्रीवियस प्रीसीडिंग सोशल फैक्ट का। अब हमने इस चीज से कंक्लूड करा कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, इतना दिमाग लग रहा है, आप रिसर्च करोगे, आप चेक करोगे, आप मार्केट एनालिसिस करोगे, तो हम सोशियोलॉजी को क्या कह सकते हैं, हम एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बोल सकते हैं। वहीं ये इरिड्यूसिबल सब्जेक्ट है, मतलब आप ये नहीं कह सकते इसको शॉर्ट में तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े इसके किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट बताता है सोसाइटी का। नॉर्मल तो जनरल सेंस हमें समझ में आ गया, पैथोलॉजिकल मतलब क्या है, आप देखते हो पैथ लैब जनरली हम वर्ड यूज करते हैं, तो पैथ में होता क्या है, पैथ लैब्स में क्या होता है, टेस्टिंग होती है, रिजल्ट दिए जाते हैं। तो सिमिलरली सोसाइटी में बहुत सारे जो कंसेप्ट होते हैं उसके लिए भी मार्केट वर्ड, चलो थोड़ा इकोनॉमिक टर्म हो जाएगा, सोसाइटी के ग्रुप्स का एनालाइज किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स जो है, फैमिली है, किनशिप है, कास्ट है, ट्राइब है, उनमें स्टडी की जाती है एंड देन रिजल्ट दिया जाता है। तो ये एक तरीके से नॉर्मल और पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट हो जाता है सोसाइटी का। तो यहाँ पे डरकिम के बारे में हमने काफी कुछ देखा, डरकिम के कंसेप्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, सोसाइटी, फैक्ट के बारे में इन्होंने क्या बोला है, ये सब बातें की। बट हाँ, अगेन आई एम सेइंग कि फैक्ट को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, हो सकता है किसी और चैप्टर में मैं आपको सोशल फैक्ट बताऊं तो और कुछ भी बताऊं उसके बारे में, बट यहाँ पे जितना मेंशन है उतना और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। बट बहुत डिटेल में फैक्ट, सोशल फैक्ट की थ्योरी, सोसाइटी की थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि वो कहीं आप लोग बीए में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, तो मैं इतनी सोशियोलॉजी की वीडियो लाने वाली हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, चैनल पे। अगर आप नॉलेज के लिए सीखना चाहते हो काफी कुछ, तो बहुत हेल्प मिलेगी,
ठीक है, तो वो चीज़ हेल्प करेगी, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जितना चैप्टर में है, जितना अभी है, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ पे सब कवर करवा रही हूँ। सो नाउ द नेक्स्ट पर्सन दैट केम इनटू द पिक्चर, अगले इंसान जो फ्रेम में आने वाले हैं वो है कार्ल मार्क्स। और जब हम सोशियोलॉजी पढ़े, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े, हम इनको नहीं भूल सकते, इवन इकोनॉमिक्स में भी हम इनको नहीं भूल सकते। इनके नाम क्या आगे आप जितना भी लगा दो कि एक फिलोसफर थे, ठीक है, एक आपके साइकोलॉजिस्ट थे, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, तो पॉलिटिकल थिंकर थे, सब चीज़ें कम है, बिकॉज इन्होंने हर फील्ड में इतना काम किया, बिकॉज इनके टाइम में सोसाइटी का स्ट्रक्चर वैसा था, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे थे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपना योगदान दिया, हर चीज में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जिसे हम आज तक पढ़ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स नाम किसी से भी अछूता नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अब कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन के एक क्या थे, फिलोसफर थे। टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड हमारे पास मेंशन है 1818 से 1883। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, पहले नाम पढ़ लेते हैं, फिर आगे थोड़ा सा देख लेंगे। इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे वर्क किया, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल पे वर्क किया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद पे वर्क किया, थ्योरी ऑफ सरप्लस एंड वैल्यू ऑफ एलिनिएशन, अलगाव की संकल्पना पे वर्क किया। इनकी थ्योरी को मैंने बताया जैसे कि पॉलिटिकल गाइडलाइंस के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है और किया जाता है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे भी इनको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्ट्स पे काम किया। पहले देखिए GW.F. हेगल जो थे वो काम कर रहे थे, हेगल से ही इंस्पायर होके, हेगल से ही कुछ चीजें सीख के इन्होंने उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। अब देखो हेगल और मार्क्स के सिद्धांत में थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, हेगल बेसिकली फोकस करते थे आइडलिज्म पे, आदर्शवाद पे। वो कहते थे कि जो भी आइडियोलॉजी है आपकी, जो सोसाइटी की, वो मटेरियल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी से शेप हो रही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को ज्यादा जोर देते थे। वहीं कार्ल मार्क्स मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करते थे, ठीक है, सोसाइटी में मटेरियलिस्टिक चीजें, भौतिकवाद, जो मटेरियल मतलब जिनकी मटेरियल वैल्यू है, द थिंग्स दैट इज विजिबल टू यू, जिनकी मटेरियल वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इन्होंने हर चीज को क्या करा था, मार्क्स ने वैसे भी आप देखोगे इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं लिंक करा था ना, क्योंकि इनकी थ्योरी भी आप देखो वो किस वजह से आई है कि सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस वजह से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी अलग हो गई और एक वर्कर क्लास अलग हो गई। तो मोस्टली इनकी थ्योरी में यही वाली बात क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वे में इन्होंने बात की है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद का अगर हम मतलब देखें तो ये क्या होता है, ये एक थ्योरी है हिस्ट्री की जो कार्ल मार्क्स ने दी, और इसमें थोड़ा बहुत रोल किसका रहा, फ्रेडरिक एंजलस का भी रोल रहा, जिन्होंने ये कहा कि एक सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक आई से कि कार्ल मार्क्स ने किससे लिंक करा है सोसाइटी को, इकोनॉमी से लिंक करा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी अलग, जो लोग रूल कर रहे हैं, जो लोग काम करवा रहे हैं, और वो जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो अलग। वो क्लियर कट कहते थे कि वर्कर्स को अपनी राइट पहचानने होंगे, वर्कर्स को रिवोल्यूशन लाने के लिए आवाज उठानी होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली डिटरमाइनेड सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब एक्सप्लेनिंग एंजल्स व्यू, मतलब एंजल्स के व्यू को एक्सप्लेन करते हुए हमारे कालाकोस्की क्या कहते हैं, क्या इनका वर्ड देखेंगे हम प्रॉपर, कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो आंसर है क्वेश्चन का कि व्हाट सर्कमस्टेंसेस हैव हैड द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन चेंजिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनका ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदलने में एक मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये एंजल्स के व्यू को इंटरप्रेट करके आगे के सोशियोलॉजिस्ट और आगे के पर्सन ने बातें लिखी हैं। इनकी जो इंटरप्रिटेशन थी हिस्ट्री की, वो मटेरियलिज्म पे बेस थी, जिसमें इमेजिनेशन और सब्जेक्टिव एलिमेंट का कोई बेस नहीं था। मटेरियलिज्म मतलब हर चीज का प्रॉपर हमारे पास एक आंसर है, रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिविटी है। क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि क्या चीज है, हमारे पास कुछ ऑप्शन है, वील सेलेक्ट द ऑप्शन और बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव में डिटेल एनालिसिस होता है, आप किसी और तरीके से प्रेजेंट करोगे, मैं किसी और तरीके से प्रेजेंट करूंगी, तो यही चीज है। यहाँ पे कोई इमेजिनेशन की बात नहीं की जाएगी, जो मटीरियल फैक्ट है, जो सामने एग्जिस्ट कर रही बातें हैं, उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। वहीं हम आगे देखेंगे तो एंजल्स ने क्या करा था, लॉ ऑफ डायलेक्ट्स के 3 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करे थे। अब प्रिंसिपल डिटेल में बिल्कुल नहीं देखने, बट यस नाम हम लोग यहाँ पे इनके देख के चलेंगे। एज आई एम सेइंग कि यहाँ पे प्रॉपर इनका कोई यूनिट नहीं है कि एंजल्स के बारे में सारी कहानी पढ़नी है, नाम यूज हुआ है इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे आपको। 3 प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, बार बार क्वांटिटी की बात नहीं करनी है हमें, क्वालिटी फैक्टर की भी बात करनी है, ठीक है। क्वांटिटी जो चीज नंबर की फॉर्म में होती है, इफ समवन डज नॉट नो, क्वांटिटी क्या होता है, मात्रात्मक चीजें,
ठीक है, मात्रात्मक जिनको आप क्या करते हो नंबर की फॉर्म में। आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ चीज़ें हिंदी में भी यूज़ करूँ बेटा, मैं लैंग्वेज बाइलिंगुअल रख रही हूँ। आप इसके बाद प्लीज़ एक बार अपनी इग्नू का मटेरियल पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, और इतना सुना हुआ ही याद रह गया तो आप एग्जाम में आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, मुश्किल हो जाता है, आप देख रहे हो ये नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है, आप खुद से बनाने बैठेंगे तो आपको भी पता है ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। अब मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगी एंड देन हिंदी में भी बनाऊंगी, नहीं हो पाता, और सारा मटेरियल फिर आपको फ़ोन लैपटॉप से देख के चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ मैनेज नहीं हो पाता। आई होप यू अंडरस्टैंड प्लीज़, और आप मैनेज करेंगे। क्वालिटी इज गुणात्मक, मैं कोशिश करूंगी, बाकी मैं जितने हिंदी वर्ड यूज़ करूँ चीज़ों को लेके मैं कर पाऊँ। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ वीडियोज़ में। बाकी मैंने रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वे में स्टार्ट करा था करना। अगर आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को वो चीज़ बेटर लग रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको पूरा चैप्टर एक बार ओरली बोल बोल के समझा दूंगी। आप उससे कुछ पॉइंट्स जो भी लगे आप उससे पॉइंट्स अपने आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर इफ़ दैट इज़ बेनिफिशियल तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, वो काम भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, एज अ इन्फॉर्म की देखो पेन टैप वगैरह नहीं है कि मैं स्क्रीन पर कुछ लिख लूँगी और अभी करेंगे प्लान, मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं ग्रो हम लोग, तो फैमिली बढ़ेगी, धीरे धीरे चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन ये नहीं है ना पहले से मैं घर पे राशन ला के भर लूँ एंड फैमिली का पता नहीं, मतलब गेस्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे मुझे नहीं पता चलेगा। तो दिस इज़ द आइडियोलॉजी, गेस्ट का श्योरिटी हो जाए या गेस्ट आ जाए देन मैं राशन ला के भरूँ, तो फिर किसी का भी नुकसान नहीं होगा उस चीज़ों में। तो बस धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, साथ रहेगा चीज़ें, तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी क्वालिटी की फॉर्म में भी चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ अपोजिट्स एंड लॉ ऑफ नेगिएशन ऑफ नेगिएशन। ये 3 लॉज की इन्होंने बात की है, बस नाम जान लो, अभी मैं डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ इनके बारे में। उसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट आया वर्किंग क्लास वर्सेस कैपिटलिस्ट का। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ लोग तो हुए जो क्या कर रहे हैं, जो ओनर हैं, जो काम करवाएंगे, एंड देयर आर फ्यू पीपल जो काम करेंगे। तो ये कंसेप्ट था वर्किंग क्लास वर्सेस कैपिटलिस्ट का। अब जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, जिनके पास सारे रिसोर्सेज थे, जो इनसे काम करवा रहे थे, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। जितना सरप्लस, जितना एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा या प्रॉफिट, वो अपने पास रखेंगे और इनको शेयर नहीं करेंगे, इनको नाम के पैसे देंगे। एलिनिएशन, अब इससे होगा क्या, अलगाव होता है एलिनिएशन का मतलब, ये ग्रुप जो है वो अलग थलग सा पड़ा रहेगा, एलिनिएट हो जाएगा सोसाइटी से, ये लोग ग्रो करके और ऊपर मूव करते रहेंगे और ये लोग और नीचे आते रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, वर्किंग क्लास जो है वो नीचे आ रही है और कैपिटलिस्ट जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो ये बीच में क्या है, गैप और ज़्यादा वाइडन अप हो रहा है, गैप जो है वो बढ़ रहा है। रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ वर्किंग क्लास, कार्ल मार्क्स ने कहा था, भाई सीधी बात है, अगर आप में रिवोल्यूशन करने की पोटेंशियल है देन ही आप अपने राइट के लिए लड़ सकते हो, देन ही आप एक लेवल अप अप्रोच फॉलो कर सकते हो, तभी थोड़ा बराबरी पे आ सकते हो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्लियर? तो ये थोड़ी सी बातें थी, बाकी और भी है, क्लास स्ट्रगल की भी बात है, क्लास स्ट्रगल में भी यही बताया, वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच का स्ट्रगल बताया है, यही सब कंसेप्ट है। फर्दर प्रोसीड करेंगे, कहीं ना कहीं आएगा और पढ़ेंगे उसको हम लोग। सो ये वाला टॉपिक कार्ल मार्क्स पढ़ा हमने, एमिली डर्केम पढ़ा, अभी इस चैप्टर में और भी चीज़ें बची हैं, हम यूनिट 3 के चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एंड इन केस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो बेनिफिशियल है या नहीं, सो दैट मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए एक जोश रहे, उत्साह रहे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा जाए। पिछली बार एग्जाम में हम लोगों ने पूरे दिन में कम से कम 8-8, 10-10 लास्ट में करना स्टार्ट किया था, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में 8-8, 10-10 वीडियो बच्चों को प्रोवाइड कराई गई है। जो बच्चे कनेक्टेड थे दे न्यू, और टेलीग्राम पे भी बहुत सारी ऑडियोज रात रात में भेज के बच्चों के साथ कनेक्ट रहा गया है, जिससे कि एग्जाम में उनके मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़े हुए मिल सके। तो इस बार भी एग्जाम की डेट आने दो, ये सब काम करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल ऐसा फील होगा कि एक पर्सनल कनेक्ट बना हुआ है आपके और मेरे बीच में। तब तक आप लोग इस तरीके से डिटेल एनालिसिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।